के जुर्म हैं। अगर ये अच्छे थे तो रिजल्ट क्यों नहीं आया, और वो अच्छे थे तो रिजल्ट क्यों नहीं आया? बाल्टी खाली क्यों उत्तराखंड में? या तो ये कह दीजिए कि भाई पानी है ही नहीं, ये मरुस्थल है, तो भी समझ में आती बात। अब इसका दोष किसके सर आए? किसी आम आदमी के सर आएगा क्या? गंगा को, यमुना को, पहाड़ों के ग्लेशियर्स को किसी आम आदमी ने बांध के रख लिया क्या? दोनों पार्टियां सरकारों में रह ली, फिर ये आरोप प्रत्यारोप, और इसी आरोप प्रत्यारोप के में समय जो है वो खरीद लिया जाता है। बुनियादी सवालों से बच निकलने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है राजनीतिक पार्टियों के पास कि आरोप प्रत्यारोप की कड़ी चलाते रहिए। भाई नारायण दत्त तिवारी भी सत्ता में रहे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम छत्रपति मुख्यमंत्री रहे, फिर नतीजा क्यों नहीं? 12 साल में ऊर्जा प्रदेश में बिजली गुल और जल प्रदेश में पानी नहीं, यह तस्वीर क्यों बनी? इस पर बात हो, इस पर जवाबदारी स्वीकार की जाए अपनी अपनी ईमानदारी से। मुझे लगता है वो जनता के प्रति न्याय होगा, और उसी से मुझे लगेगा कि आपका कमिटमेंट ठीक है, आगे कुछ करने की इच्छा है। और अगर आरोपों की बीथिका में भटकना है तो मैं मान लूंगा कि उत्तराखंड की जनता का यह दुर्भाग्य है कि दोनों दल उसके बुनियादी सवालों पर गंभीर नहीं। अग्रवाल साहब जी, ये बात वाकई अमिताभ जी जो कह रहे हैं, ये बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वाजिब फरमा रहे हैं, पर सच्चाई ये है, मैंने मात्र इतना निवेदन किया कि दूरगामी ठोस परियोजनाएं बनाने की आवश्यकता पानी के, पेयजल के निदान के लिए आवश्यक थी, और कहीं ना कहीं हम लोग असफल हुए हैं। मैंने हम लोग कहा, हम लोग में जो लोग सत्ता में जो लोग रहे हैं वो सब लोग जिम्मेदार मैं मानता हूं। मैंने कहा हम लोग असफल रहे हैं ठोस योजनाएं बनाने में। मैं मात्र देहरादून से लगती हुई एक योजना रही है, सोन घाटी में रिजर्वायर बनाने की बात थी, लगभग 300 करोड़ रुपए का उसका सर्वे हुआ, 300 करोड़ रुपए का खर्चा उस समय माना गया था। यदि वो बना लिया होता, नून नदी में बना लिया होता, या जो हमारे विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो बहुउद्देशीय पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे पेयजल भी हमें प्राप्त हो सकता था, उस पर अगर कुछ काम हम सब लोगों ने किया होता तो निश्चित रूप से इन दूरगामी परियोजनाओं का लाभ राज्य को निश्चित रूप से मिलता। परंतु कहीं ना कहीं हम लोग असफल हुए हैं। मैंने मात्र इतना निवेदन किया कि हमारी दृष्टि और हमारा विजन या हमारे फोकस में वो परियोजनाएं कहीं ना कहीं नहीं आई। इसीलिए आज जी हाँ, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। सत्यनारायण की कथा खत्म हो गई। क्या करे जनता? मुझे दोनों पार्टियों का, या तो आप सत्ता में रहेंगे या प्रकाश भाई रहेंगे। व्यक्तियों की बात नहीं, मैं पार्टी की बात कह रहा हूं। मुझे बता दे कि इस प्रदेश की हर झोपड़ी में उजाला इस समय सीमा तक हो जाएगा और हर बाल्टी में पानी आ जाएगा। इतनी बात है। अभी तो पानी और बिजली की बात है, रोटी का मुद्दा फिर किसी दिन उठाएंगे। अमिताभ जी, आप और अतुल जी से मेरा आग्रह है, क्योंकि ये चैनल पूरे उत्तराखंड की जनता देख रही है, और मैं चूंकि बहुत दिल की गहराइयों से इस संकट से जूझा हूं और दिल की गहराइयों से इसका समाधान करने का प्रयत्न मैंने किया है। मैं आपको जानकारी में देना चाहूंगा कि इस समय जो वर्तमान संकट है ये काफी हद तक जन सामान्य से भी जुड़ा हुआ है, और जन सामान्य से केवल मात्र सरकार की जिम्मेदारियां नहीं होती। और सरकार जो वर्तमान में है, मैं आरोप लगाने की स्थिति में इस समय कतई नहीं हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 161 करोड़ का इनका पेयजल विभाग का जो एनआरडीडब्ल्यूपी का पैसा था वो आज की तिथि तक मात्र 24 करोड़ खर्च हुआ है। मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैं इस बात का जिक्र भी नहीं करूंगा कि इनकी वर्तमान में जो 8200 करोड़ का जो परिव्यय है उसके सापेक्ष ये केवल 17% खर्च कर पाए। मैं केवल इस बात का जिक्र करूंगा कि आज ये पानी का संकट है, इसके लिए ठोस जल नीति जो हमने बनाई थी उस जल नीति को वर्तमान में कार्य रूप में परिणित करने की आवश्यकता है। लेकिन फुर्सत किसको है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये आरोप जिस तरह से सुरेंद्र जी ने लगाया, मैं आश्चर्यचकित हूं कि इस मंच पर मैं तो ये विचार करके आया था कि यहाँ पर जो जल संकट है उसके संबंध में हम ठोस कोई ऐसा दिशा निर्देशन प्राप्त करें जो जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से निकल के आएगा। इन्होंने सीधे आरोप लगा दिया कि आप चुनाव जीत, मेरे ख्याल से ये विषय तो केवल मेरे आरोपों को बहुत गंभीरता से लिया है पंजी ने। मैं यदि उन्हें मेरा कोई शब्द बुरे लगे हो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। मेरा उन पर आरोप लगाने का
बिल्कुल वो नहीं था। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे प्रिय हैं, मेरे अनुज हैं। उन्होंने पता नहीं क्यों बहुत व्यक्तिगत रूप में लिया है, मैं माफी चाहूंगा उनसे। बहुत सीमित है और इस सीमित समय में इस गंभीर विषय पर, क्योंकि इस विषय पर तो 2-2, 3-3 घंटे भी विधानसभा के अंदर सदन में चर्चा हुई है। ये आधे घंटे के अंदर इसको कंक्लूड करना बहुत कठिन होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वर्षा का जल जो यहाँ 1600 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल हमारे पास है, और इस एवरेज रेनफॉल के चलते हुए हमारे पास ऐसा कोई विषय नहीं था कि हमारा पेयजल संकट होता। केवल हमारे पास जो वर्तमान संकट है और जो भूगर्भीय जल स्तर हमारा कम हो रहा है, नदियां हमारी सूख रही हैं, क्योंकि लगभग हमारी नदियां ऐसी हैं जो ग्लेशियर फेडेड रिवर के साथ साथ हमारी सदावाहिनी नदियों के साथ साथ हमारे पास वर्षा ऋतु में जो पानी आता है जिन नदियों में, वो नदियां हमारे पास बहुत आयत में है। इस सब के बावजूद हमारे पास जो ये 2219 बस्तियां इस समय आज की डेट पर ऐसी बची हैं जिनमें पेयजल की समस्या है। आवश्यकता इनको समस्या जूझने के लिए जो 3 विषय मैंने बताए थे, जिनमें मैंने ये कहा था कि पहला जो भूगर्भीय जल स्तर से हमको जल प्राप्त हो रहा है वो लगातार घट रहा है। दूसरा मैंने कहा था कि जो हम नदियों से पानी लेते हैं, जो ग्लेशियर फेडेड रिवर हैं, उनसे तो हमको पेयजल मिल जाता है, लेकिन जो उसके साथ साथ जो हमारे जल स्रोत हैं वो भी लगातार सूख रहे हैं। इन जल स्रोतों के सूखने के चलते हुए लगभग 300 से ज्यादा योजनाएं जो जल संस्थान देखता है वो योजनाएं सूख चुकी हैं। ये संकट है। इस संकट से बचने का एकमात्र उपाय है कि वर्षा का जल जो 1600 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल है उसको धरती में प्रवेश का मार्ग हमको देना चाहिए। आप देहरादून की केवल बात न करके पूरे उत्तराखंड की बात अगर करेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तराखंड के हर गांव में, हर शहर के अंदर सीमेंट की सड़कें बन गई। उन सड़कों से जमीन के अंदर पानी नहीं जा रहा है, वो नालियों से होता हुआ, नाले से होता हुआ नदी में बह जा रहा है और गंगा सागर में समा जा रहा है। इसी तरह से देहरादून में आप किसी भी मकान को ले लीजिए, उसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कहीं कोई काम नहीं किया होगा। हमने इसके लिए कानून भी बनाया। पंत जी, जनता को क्या क्या करना चाहिए, ये सुनते सुनते हिंदुस्तान, सवाल उत्तराखंड करें, हिंदुस्तान की जनता के कान पक गए। बात की टिप्पणी भी सीमित, वही कह रहा हूं, जिनको हमने जिम्मेदारी दी, खुद मुख्तारी दी, खजाना की चाबी दी। एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगा जी अमिताभ जी, मैं ये नहीं कह रहा कि जनता को क्या करना चाहिए। जी अग्रवाल साहब क्या करना चाहिए ये भी हाँ, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि मुझे समय दें। देहरादून में राजधानी है और राजधानी में मुख्यमंत्री निवास और महामहिम राज्यपाल के निवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कराने में हम लोग असफल रहे हैं। उसमें जो बनाने वाले बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। मुख्यमंत्री, एक मिनट अग्रवाल साहब, मैं समझ गया, आपका बिंदु समझ गया, आपका बिंदु समझ गया, मैं वहीं पर आ रहा था। उत्तराखंड का ही सवाल नहीं, इस देश के किसी सूबे में चले जाइए प्रकाश भाई, अग्रवाल साहब, एक ईंट अपने घर पर 4 ईंट और 1 बोरा सीमेंट गिरवा लीजिए सुबह, उस इलाके का नगर निगम का या जो भी नक्शे का काम देखता है उसका एक मुलाजिम साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर जो उसकी हैसियत है आपके पास आ जाएगा, कहेगा भाई घर का मालिक कौन है, सामने आओ, ये क्या कर रहे हो, पैसा लाओ, करेगा ना। यानी सरकारी तंत्र तो एक्टिव है भ्रष्टाचार में। अगर सरकार यह बात मैंडेटरी कर देती, जिस दिन उत्तराखंड बना था उसी दिन, या अगले साल या 5 साल बाद, 7 साल बाद, आज तो 12 साल हो गए, कि भाई कोई नया नक्शा तभी पास करेंगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी देंगी एजेंसियां जब उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होगा। अग्रवाल साहब ने अच्छी बात उठाई, हम प्रतीकात्मक तौर पर मुख्यमंत्री और गवर्नर हाउस को भी नहीं कर पाए जो नजीर होता, और शासन चाहे तो इस बात की व्यवस्था करने में कितना समय लगता है कि अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं अप्लाई करते तो आपके मकान को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो ये समस्या सुलझ जाती। सवाल है गंभीरता से लेने का, प्रश्न है नियत का, और प्रश्न ये है कि आपके लिए वो समस्या, भाई जाके पांव न फटी विवाई, सो का जाने पीर पराई। मूल प्रश्न वो है, जिनके पास हुकूमत रहती है, जो तंत्र का हिस्सा होते हैं, उनके लिए पानी की समस्या कहीं नहीं, राजस्थान में भी नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान में भी उनके लिए पानी की समस्या नहीं, मरुस्थल में भी वो 4 ड्रम से नहाए तो 4 ड्रम आ जाएंगे, वो भी ठंडे। मूल प्रश्न तो है गरीब का। नेताजी तो बिस्लरी पीते हैं, उनको क्या मतलब कौन सा पानी कहां से आ रहा है, रेन वाटर है कि ग्राउंड वाटर है कि ऊपर वाला वाटर है कि नीचे वाला वाटर है।
किसी नेता को, आईएएस अधिकारी को, पीसीएस अधिकारी को पानी की समस्या से जूझते देखा है क्या अग्रवाल जी, पंत जी? कभी किसी को चुंगी के नल पर सुबह 4 बजे बाल्टी लेके झगड़ा करते देखा है बड़े आदमी को? नहीं। इसीलिए बापू ने कहा कि तेका जाने पीर पराई जिनके पांव न फटी भिवाई। मूल प्रश्न वो है, उस गरीब के पास जाके पूछिए, देहरादून में जो लोग बड़े बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं उनके लिए पानी क्या समस्या है? खरीद लेंगे, टैंकर की टैंकर आ जाएंगे। उनके तो कुत्ते भी टैंकर से नहाते हैं हुजूर, गाड़ी भी 25-50-100 लीटर से धुलती है। लेकिन वाद हमारे यहां विजुअल देखिए जो चल रहे हैं, आधी प्लास्टिक की कटी हुई कट्टी वो खाली पड़ी हुई है, टीन लुढ़का हुआ है और नल सूखा हुआ है। यह उत्तराखंड का चेहरा है, इसको देखना होगा। मुख्यमंत्री जी के यहां पानी की क्या समस्या भाई? कलेक्टर साहब के यहां क्या समस्या? केवल खुराना के पास पानी की क्या समस्या? एसएसपी देहरादून के पास सारे सिपाही लग जाएंगे पानी भरने के लिए कप्तान साहब के घर। मूल बात है गरीब आदमी के साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ जी। और ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि जो आम आदमी है उसे उसकी जरूरत का साफ, स्वच्छ, शुद्ध पानी मिलना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि पंत जी, अग्रवाल जी, आप जैसे तमाम जो आपके राजनीतिक सहयोगी अलग अलग दलों में हैं, वो लोग ईमानदारी से विशेषज्ञों के साथ बैठ के एक ऐसी योजना बनाएंगे कि उत्तराखंड के लोगों को कम से कम पानी तो मैसर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी स्टूडियो आने के लिए। बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब। लगातार हमारा ये वार्तालाप का सिलसिला आगे भी अलग अलग मुद्दों पर बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद हमारी जनता जनार्दन का भी, जिन्होंने हमारे विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने की मेहरबानी की। नमस्कार। उत्तराखंड सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में ही किसानों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं, सैनिक कल्याण व दैवीय आपदा वाले क्षेत्रों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गन्ना किसानों को 138 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज प्राध्यापकों की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा चयन आयोग स्थापित कर लगभग 850 प्राध्यापकों की भर्ती करने का सरकार ने निर्णय लिया है। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की नई भर्ती अब ब्लॉक कैडर के आधार पर होगी। डिग्री अध्यापकों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। पीपीपी मोड पर पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें 50% एससी वर्ग के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा 5 नए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की सुविधा। सरकार ने सैनिकों के प्रति सम्मान देते हुए सैनिक विधवाओं की पुत्री के विवाह के लिए सहायता राशि को 20,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए किया है। राजकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग में आवेदन की आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगार सह कौशल विकास भत्ता योजना को नवंबर माह से लागू करने का प्रावधान किया है। उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार प्रदेश के हर घर में विकास की योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। पटना में छठ पूजा के दौरान बांस का पुल टूटने से मची भगदड़। 13 श्रद्धालुओं की मौत, मरने वालों में 9 बच्चे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष। सीएम नीतीश ने हादसे पर जताया गहरा दुख। पद से हटाए जा सकते हैं उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी। पॉन्टी चड्ढा की हत्या के वक्त नामधारी भी मौका वारदात पर थे मौजूद। निशंक सरकार ने बनाया था अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। लोकसभा चुनावों के लिए सपा ने 8 और उम्मीदवारों का किया ऐलान। बांदा से वर्तमान सांसद आर.के. पटेल का पत्ता कटा। अभी तक कुल 63 प्रत्याशी घोषित। यूपी के पीपीएस अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 68 पीपीएस अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन। 26 नवंबर को होगी डीपीसी। 147 पीसीएस अधिकारियों के आईएएस बनने का रास्ता साफ। टिहरी के घनसाली से बीजेपी विधायक भीमलाल आर्या की तबीयत बिगड़ी। पिछले 4 दिन से कर रहे हैं अनशन। भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कर रहे हैं विरोध। उत्तराखंड में महंगा हुआ गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। 4 से 5% देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस। फर्रुखाबाद में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। एक ही बाइक पर सवार होकर दावत खाने जा रहे थे मृतक। वाराणसी में दूषित पानी का कहर। चौबेपुर के एक गांव में दूषित पानी से 6 बच्चों की मौत, 45 लोग बीमार।
अहमदाबाद में इंग्लैंड को पहले टेस्ट में मिली टीम इंडिया ने शिकस्त दी। 9 विकेट से मिली जीत। प्रज्ञान ओझा को मैच में मिले 9 विकेट। और देश भर में छठ पूजा की धूम। यूपी उत्तराखंड में भी नदी घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। अस्ताचलगामी सूर्य को छठ व्रतियों ने दिया अर्घ्य।